पूछे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इसाक और आप देख रहे हैं मोहम्मद इसाक यूट्यूब चैनल। अच्छा बेटे, दोस्तों, ये आज की एक वीडियो जो सवाल है है, मेरी गाजी यूनिवर्सिटी में ये मैंने एक जो एग्जांपल है, ऑनलाइन लेक्चर दिया था आपके पास MS एक टीम पे, एग्जांपल ये के उसकी तौर पे रिकॉर्डिंग है। ये और ये एग्जांपल है। लेक्चर FIFO मेथड के क्वेश्चन देखो, को सॉल्व करने शुक्र के है तरीके के ऊपर बेस जनवरी करता फर्स्ट है, को जो मैंने आपने 15 दिसंबर 2020 को ऊपर ऑनलाइन ऊपर लेक्चर देखो, के दौरान एग्जांपल के डिलीवर नीचे किया था। रिसीट्स लिखा हुआ है। रिसीट लिखा हुआ है बेटे, हाँ, ये देखो, ये रिसीट्स लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, रिसीट्स लिखा हुआ है। इसके नीचे लिखा हुआ है इश्यूज। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? इश्यूज। हाँ, तो अब देखो रिसीट्स जो है, फर्स्ट जनवरी को, फर्स्ट जनवरी आप 2020 लगा लो। ठीक है, अब फर्स्ट जनवरी को जो है वो 10 यूनिट्स आपने रिसीट किए 150 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। 2 जनवरी को आपने 15 यूनिट्स परचेज किए या रिसीट किए 200 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। 10 जनवरी को आपने 20 यूनिट परचेज किए 210 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है बेटे, देखो आपने 3 मुख्तलिफ तारीख में आपने यूनिट्स परचेज किए, उनकी जो पर यूनिट कास्ट थी वो डिफरेंट थी, वो मुख्तलिफ थी। क्लियर हो गया बेटे? अच्छा, अब हम आ जाते हैं इश्यूज के ऊपर। हाँ, हमने 5 जनवरी को 5 यूनिट इश्यूज किए। इश्यूज से मुराद ये है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने प्लांट में लगा दिए, डाल दिए। ठीक है, फिर 6 जनवरी को आपने 10 यूनिट्स और आपने इश्यूज किए। 15 जनवरी को आपने 15 यूनिट्स और इश्यूज किए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में डाल दिए कि इनसे मैन्युफैक्चर होगी चीज। ठीक है बेटे, अब अब हम इसको 3 तरीकों से इश्यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड था फाइफो मेथड, दूसरा था लाइफो मेथड, तीसरा था वेटेड एवरेज मेथड। तो आज अभी हम पढ़ रहे हैं फाइफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब देखो, फर्स्ट इन कौन से यूनिट्स हैं? बेटे, किसी बच्चे का माइक ऑन है, शोर आ रहा है, तो काइंडली आप लोग माइक म्यूट करके बैठे। जब तक कि आपका सवाल कोई ना हो तब तक आप म्यूट करके बैठे। अशरफ, बेटे आपका माइक जो है वो ऑन है, अपने माइक को म्यूट कर लो। उस्मान अशरफ, क्या नाम है, आमिर अशरफ। अच्छा, तो अब हम पढ़ रहे हैं फाइफो मेथड। बेटे अशोर आ रहा था। अच्छा चलो, दूसरा अशरफ है, आप नहीं थे, आमिर अशरफ आप नहीं थे। तो अच्छा बेटे, देखो अब हम पढ़ रहे हैं फाइफो मेथड। फाइफो मेथड था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब हम 5 जनवरी को यूनिट्स इशू कर रहे हैं। तो ये देखो, ये 5 यूनिट हमने इशू कहाँ से करने हैं? हमने फर्स्ट इन वाले यूनिट से इशू करने हैं। तो फर्स्ट इन वाले यूनिट जो है वो 1 जनवरी को 10 यूनिट इन हुए थे। 1 जनवरी को 10 यूनिट इन हुए थे। किस रेट से इन हुए थे? 150 रुपये पर यूनिट से आपने परचेज किए थे। अब हमने इश्यूज करने हैं, तो हम 5 यूनिट इन्हीं 10 यूनिट्स में से इशू करेंगे, क्योंकि हम फाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो, अब इसको हमने, इसका फॉर्मेट बनाना किस तरह है? देखो, आपने इसको ऐसे बना लेना है। ठीक है बेटे, ये फाइफो मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन है। फाइफो मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन है। तो डेट फर्स्ट है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप रिसीट्स वाले सारे लिख लेंगे। ठीक है, या आपकी मर्जी, आप साथ साथ लिखते जाए। ये रिसीट देखो, 1 जनवरी को 10 यूनिट आपने लिए 150 रुपये के हिसाब से, इसकी टोटल अमाउंट जाके बन रही है 1500। ठीक है, 2 तारीख को आपने 15 यूनिट और रिसीव किए या परचेज किए 200 रुपये के हिसाब से, पर यूनिट 200 रुपये के हिसाब से, तो 3000 के ये बन गए। ठीक है बेटे, उसके बाद आपने 10 जनवरी, ये नीचे आ जाओ, 10 जनवरी को आपने लिए थे 20 यूनिट 210 रुपये के हिसाब से, ये 4200 रुपये के बन गए थे। लेकिन देखो, अगर आप डेट को देखो तो पहले यकम को भी आपने परचेज किया। इशू वाला कॉलम खाली है, ये देखो इशू वाला कॉलम, यहाँ जहाँ पे आपको कर्सर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखो इश्यूज। आप 1 जनवरी को आपने कोई यूनिट इशू नहीं किए।
2 जनवरी को भी कोई यूनिट इशू नहीं किया, इशू वाला कॉलम खाली है। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे आप डेट लिखते हैं, रिसीट्स लिखते हैं, इश्यूज लिखते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो यकम जनवरी को आपने 10 यूनिट लिए, किस रेट पे लिए? 150 रुपए के हिसाब से। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 के बन जाएंगे। और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में उसने 10,150 करके 1500 निकाल के भी दिखा दिए। इसी तरह 2 जनवरी को उसने कहा 15 रुपए के हिसाब से, 15 यूनिट आपने लिए 200 रुपए के हिसाब से पर यूनिट। तो ये जाके बनते हैं 300, 3000। तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में अब आप आ जाए, ऊपर वाले 10 का भी इसी तरह आप लिखेंगे। 10,150 1500 के वो हो गए। ऊपर वालों का हिसाब साथ साथ लिखते आएंगे। वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसे क्यों लिखते हैं ये दोबारा। इस इधर लिखने से पता ये चलता है कि हमारे उस रेट के हिसाब से कितने यूनिट अभी बचे हुए हैं, कितने खत्म हो गए। तो जब हम इशू वाले में देखेंगे तब आपको समझ आएगी कि इनको हम बार बार दोबारा क्यों साथ साथ लिखते आ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वाले कॉलम में। अब देखो, अब आपने 2 जनवरी को 15 रुपए के 15 यूनिट लिए 200 रुपए के हिसाब से, 3000 के ये हो गए। तो 1500 के ऊपर 3000 की ये 4500 का आपके पास अब तक जो स्टॉक है वो पड़ा हुआ है। 10 यूनिट 150 रुपए के रेट से पड़े हुए हैं, 15 यूनिट आपके पास 200 रुपए के हिसाब से पड़े हुए हैं। तो टोटल वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है वो 4500 रुपए की है आपके पास। अब आपने, अब आप इधर ऊपर देखें, यहाँ पे आपने इश्यूज वाली साइड पे 5 जनवरी को आपने 5 यूनिट जो है वो इशू कर दिए। नजर आ रहे हैं बेटे सबको? तो 5 जनवरी को 5 यूनिट आपने इशू कर दिए। क्योंकि हम वेटेड एवरेज में ये, क्योंकि हम फाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फाइफो मेथड में हम जो यूनिट फर्स्ट परचेज करते हैं उन्हीं यूनिट्स को हम इशू करते हैं। तो फर्स्ट परचेज हमने 10 यूनिट्स लिए थे 150 रुपए के हिसाब से, तो लिहाजा हम इन 10 यूनिट्स में से 5 यूनिट इशू कर देंगे। तो देखो अब यहाँ पे 5 जनवरी को हम इशू कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे रिसीट कोई नहीं है, हमने कोई परचेज नहीं किए। तो हमने क्योंकि कोई परचेज नहीं किए, ये वाला कॉलम हम खाली छोड़ देंगे। अब इस डेट को हमने इशू किए हैं, तो ये 5 यूनिट हम इशू करेंगे तो इनका रेट भी लगा देंगे कि किस रेट से हमने इसको इशू किया था। तो 5150, 750 रुपये के इश्यूज हो गए। ठीक है बेटे, 750 रुपये की क्या हो गए? इशू हो गए। तो हाँ, सेल हो गए। यानी कि ये हम इशू कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दरअसल यहाँ पे हम सेल नहीं करते, यहाँ पे हम इन यूनिट्स को इशू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो अगर आप अपने समझने के लिए इसको सेल समझ लें तो भी आप समझ सकते हैं, नो इशू। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे पहले 5000। जी बेटे। हाँ, ठीक है, आप लिख सकते हैं, नो इशू। कास्ट ऑफ सेल लिख लें आप, कोई इशू नहीं है। हाँ, कास्ट ऑफ सेल लिख दें, नो इशू। अच्छा बेटे, देखो अब यहाँ पे 5150, ये है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से मुराद ये है कि करंट आपके पास कितनी वैल्यू का स्टॉक पड़ा हुआ है, कितनी कीमत का आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, किस रेट से कितने यूनिट पड़े हुए हैं, वो कितनी अमाउंट का पड़ा हुआ है। ठीक है। अब आपके पास बकाया 5 यूनिट बचे हुए हैं 150 रुपए के हिसाब से। तो ये 750 का आपके पास सामान पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, किस रेट से? 150 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। कितने यूनिट पड़े हुए हैं? 5 पड़े हुए हैं। ऊपर देखो 10 यूनिट पड़े हुए थे, पहले आपके पास 10 यूनिट थे, 150 रुपए के हिसाब से 1500 के यूनिट पड़े थे। अब उसमें से आपने 5 जनवरी को 5 यूनिट इशू कर दिए। ये इधर देखो, ये इशू कर दिए ना। तो अब आपके पास इस 10 में से 5 माइनस करो तो बाकी 5 बचे हुए हैं। 150 के हिसाब से 750 रुपए का ये स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है। और 15 यूनिट आपके पास 200 रेट वाले भी पड़े हुए हैं। तो अब वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है ये 750 जमा 3000 करो, तो 3750 जो है ये आपकी करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक है। सबको क्लियर होगी यहाँ तक? बेटे यहाँ तक सबको समझ आ गई? जी बेटे पूछे।
बेटे वैल्यू ऑफ स्टॉक से मुराद होता है कि इस टाइम आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो उसकी क्या वैल्यू है, यानी कि कितनी कीमत का आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है। अब इस टाइम आपने जब 10 यूनिट आपने सेल कर दिए या इशू कर दिए, किस रेट वाले इशू किए, 150 रुपए पर यूनिट वाले। तो 10 यूनिट में से 5 चले जाएं तो बाकी 5 बचे हुए 150 रुपए के रेट से। तो इसकी आप वैल्यू निकाल लेंगे कि अब आपके पास जो रिमेनिंग या करंट स्टॉक है 150 रुपए पर यूनिट वाला, वो पाँच पाँच यानी कि आइटम है, 5 यूनिट है, तो उसका रेट 750 रुपये बनता है। 15 यूनिट 200 रुपये के रेट वाले आपके पास वो अभी भी पड़े हुए हैं, तो उसका उसी तरह आप दोबारा लिख देंगे 15,200, 3,000 के ये भी पड़े हुए हैं। तो अब 750 और 3,000 को आप जमा करो तो 3,750 रुपये का स्टॉक अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है, जबकि पीछे आपके पास 4500 का स्टॉक पड़ा हुआ था। इट मीन्स कि जो इसका डिफरेंस है वो स्टॉक आपने इशू कर दिए, वो बेच दिए। जी बेटे। तो आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। आप कह रहे हो कि यानी कि ये तीसरे पे हमने क्या किया है, चेंज नहीं किया। बेटे बेहतर, बेटे एक सेकंड, एक सेकंड बेटे, एक सेकंड। एक पहली बात यह है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो देखो बेटे, कोशिश कर रहा हूँ। सुने, एक सेकंड बेटे, एक सेकंड सुने। पहली बात यह है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस लेक्चर को जो है वो अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे लगता है इसमें मेरी आवाज़ तो जो है वो आप रिकॉर्ड होगी, लेकिन आपके सवाल जो है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो सकेंगे। ठीक है। तो लेकिन अगर आपके सवाल भी इसमें जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज इस लेक्चर को आप दोबारा देख लेना, मैं अपने मोहम्मद इसाक यूट्यूब चैनल पे इसको डाल दूंगा, तो आप इस लेक्चर को एक दफ़ा फिर भी सुन सकते हैं। तो दूसरी बात है, आपका सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा आप। हाँ जी। बेटे देखो, हमारे पास थे 3 तरीके, 3 तरीकों को हम इस्तेमाल करते हुए वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है वो उसको मालूम कर सकते थे। तो ऊपर ऊपर देखो, यहाँ पे हम फाइफो मेथड के ज़रिए से ही स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं। स्टॉक की वैल्यूएशन, स्टॉक की जो है यानी कि उसकी कीमत या उसकी वैल्यू जो है हम फाइफो मेथड से मालूम कर रहे हैं। तो जब हम फाइफो मेथड से जो है ना उसको मालूम कर रहे हैं, तो जो यूनिट्स हम पहले पहले परचेज करते हैं या जो यूनिट हम पहले पहले रिसीट करते हैं, तो हम जब उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए या अगर हमने सेल करने हैं तो पहले यूनिट हम वही सेल करते हैं जो हमने पहले परचेज किए हुए थे। तो इसी वजह से हम पहले उन्हीं यूनिट्स को ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन 3 तरीकों को इस्तेमाल करेगी। हाँ। तो देखो 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 बेटे, मेरी आपकी बात मुझे समझ आ गई। देखो बेटे, देखो 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 बेटे, आप आपका सवाल मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। क्या नाम है बेटे आपका? मोहम्मद सगीर अता, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। आप कहते हैं कि सर मार्केट का रेट तो डेली चेंज होता रहता है। अब हमने 5 तारीख को हमने स्टॉक इशू किया है,
تو ہم نے 4 تاریخ والا یا 3 تاریخ والا یا 2 تاریخ والا ریٹ کیوں ساتھ نہیں ملا ہے؟ آپ کا یہی سوال ہے نا؟ ہاں، تو بیٹے میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے یونٹ ہوتے جو ہے وہ زیادہ، فرض کر لیتے ہیں ہم نے یونٹ ایشو کر رہے ہیں 5 تاریخ کو، ہم 20 یونٹ ایشو کر رہے ہیں، تب ہم 2 تاریخ والے یونٹ کو بھی ایڈ کرتے، کیونکہ ہم نے 1 تاریخ کو تو صرف 10 یونٹ لیے تھے، اب ہم ایشو کر رہے ہیں یونٹ 20، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم 10 یونٹ اٹھا لیتے 1 تاریخ والے 150 روپے کے حساب سے، 10 یونٹ ہم اٹھا لیتے 2 تاریخ والے 200 روپے ریٹ والے، تو ہمارے 20 یونٹ پورے ہو جاتے۔ سمجھ آ گئی بیٹے؟ تو پہلے ہم نے وہی ان یونٹس کو ڈالنا ہے جو ہم نے پہلے لیے تھے، اگر وہ یونٹ پورے ہو جاتے ہیں، سپوز ہم نے 1 تاریخ کو 10 یونٹ لیے تھے، اب ہم 5 تاریخ کو 10 یونٹ ہی ہم ایشو کر رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں، تو ہم 1 تاریخ والے سارے یونٹ اٹھا کے اس کو ایشو کر دیتے یا اس کو سیل کر دیتے، ٹھیک ہے بیٹے؟ لیکن اگر وہ 10 کی بجائے 15 یونٹ ہوتے، تو پھر ہم 10 یونٹ 1 تاریخ کو 150 روپے ریٹ والے اٹھا کے سیل آؤٹ کر لیتے، پھر 5 یونٹ ہم کہتے کہ اس کا ریٹ ہمارے پاس مہنگا ہے، لہٰذا ان یونٹس کو ہم اتنے کے حساب سے بیچیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، سپوز ایک دکاندار کا کسی ایک بندے کا کسی دکاندار سے کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے یار مجھے جو ہے نا یہ مجھے آپ سے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے، تو وہ 2 دنوں میں سیم چیز پرچیز کرتا ہے، تو وہ ایک ڈیٹ کو وہ دیکھتا ہے کہ یار سیم چیز میں نے جو پرچیز کی، 10 میں نے یونٹ لیے تو اس کا بل تو بنا ہے 1500، 2 تاریخ کو میں نے پھر 10 یونٹ لیے تو اس کا جو ریٹ ہے وہ تو 3000 بنا ہوا ہے، یونٹ بھی میں نے سیم لیے ہیں، تو اب وہ اسے کہے گا کہ بھائی میں نے فیفو میتھڈ کے حساب سے جو یونٹ مجھے سستے ملے تھے یا جو یونٹ میں نے پہلے لیے تھے، اس ڈیٹ کو میں نے اس کا یہ ریٹ لگایا تھا، اب اب میرے پاس پرانے یونٹ صرف بچے ہوئے 10 تھے جو میں نے آپ کو سیل کر دیے، یہ اگلی ڈیٹ کو میں نے اس ریٹ پہ یہ یونٹ 10 لیے تھے، تو میں نے یہ والا ریٹ آپ کو لگا کے آپ کو بیچ دیے ہیں، یا ہو سکتا ہے پہلے جو 10 یونٹ ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ 200 روپے ہو، تو 3000 کا پہلے 10 کا یونٹ کے حساب سے بل بن گیا، تو اگلی جب 2 تاریخ آئی تو پھر اس نے 10 اور لیے، تو 1500 اس کا یہ بن گیا، تو اب اس طرح ڈفرینس آئے گا۔ اب یہ ڈفرینس اسی وجہ سے آتا ہے کہ کون سا میتھڈ آپ استعمال کر رہے ہیں، تو اگر آپ فیفو میتھڈ استعمال کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ پہلے یونٹ اگر آپ کو سستے ملے ہیں تو آپ نے کم یونٹ لیے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ دیکھو 5 یونٹ سپوز بیچ دیا اس نے، تو وہ 5 یونٹ اس کو سستے ملے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ اگر وہ لیتا 15 یونٹ، دیکھو بیٹے کمپنی کو چاہے لاس، دیکھو نہیں نہیں اس کی صحیح بات ہے، دیکھو دیکھو بیٹے سنو ایک سیکنڈ، اس کی بات ٹھیک ہے، وہ سستے ریٹ کے حساب سے یونٹ بیچ رہا ہے، حالانکہ اس نے بعد میں جب لیے مہنگے ریٹ کے حساب سے لیے، وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ پھر تو لاس ہو جائے گا، 300 روپے پر یونٹ تھے، اس نے پہلے 150 روپے پر یونٹ بیچ دیے ہیں، تو سستا بیچا ہے نا پہلے، جس طرح پیٹرول پمپ بیٹے، جس طرح پیٹرول پمپ والے اگر جو ہے وہ پیٹرول مہنگا ہو جائے، پیٹرول اگر پیٹرول مہنگا ہو جائے تو وہ 1 2 دن اسٹاک کو روک کے اگلے دن بیچتے ہیں، بیٹے بیٹے اس کی دیکھو 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 بیٹے، اس کا کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ فرض کرتے ہیں وہ اس ڈیٹ کو نہ بیچتا یا اس کو لاس، بالکل ہی لاس نہیں ہوا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کو پرافٹ کم ہوا، زیادہ پرافٹ لے سکتا تھا وہ، لیکن بیٹے یہی بات تو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی سٹاک ویلیویشن والا میتھڈ کون سا استعمال کر رہی ہے، اگر وہ فیفو میتھڈ پالیسی کے تحت فیفو میتھڈ استعمال کر رہی ہے تو اس میں اصول یہ ہے کہ جو یونٹ پہلے لیے تھے اس کو پہلے بیچنا پڑے گا آپ کو،
उसको इशू भी पहले करना पड़ेगा। ये तो कंपनी पहले एक साल पहले उसने तय किया होता कि कौन से मेथड से वो स्टॉक वैल्यूएशन करती रहेगी। ठीक है बेटे, वो डेली डेली अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज नहीं कर सकती कि एक दिन वो स्टॉक वैल्यूएशन से कर ले, दूसरे दिन फाइफो मेथड, एक दिन वो फाइफो मेथड वाला स्टॉक वैल्यूएशन मेथड इस्तेमाल करे, अगले दिन लेफो वाला स्टॉक वैल्यूएशन मेथड करे, उससे अगले दिन वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड वाला कर ले। समझ आ गई बेटे? होप सो के सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटे, बेटे एक सेकेंड हम वेट कर लेते हैं, इस तरफ आजान हो रही है। अच्छा बेटे, होप सो कि ये बात जो है सबको क्लियर हो गई होगी। तो अब देखो, अब हमारा एक तारीख का हिसाब क्लियर हो गया, 2 तारीख का भी क्लियर होगा, 5 तारीख तक हमने क्लियर कर ली। अब हम वापस आते हैं 6 तारीख को, हमारे साथ क्या हो रहा है। या ये देखो, 1 तारीख के बाद 2 तारीख आएगी, 2 तारीख के बाद 5 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 10 आती है, फिर 15 जनवरी आती है। ये तरतीब याद रखना, क्योंकि उधर से मैं साथ साथ आपको सोल्यूशन दिखाता जा रहा हूँ। तो इसलिए आपने डेट वाइज आगे चलना होगा। 1 तारीख, 2 तारीख, अब रिसीट में तो 10 जनवरी आ रहा है। ऐसा ना हो कि आप 10 जनवरी वाले हिसाब से आप आगे चलना शुरू कर दो, नहीं, आपने डेट वाइज आगे चलना है। 1 तारीख, 2 तारीख, फिर 5, फिर 6, फिर वापस 10 पे आना है, फिर 15 पे चले जाना है। तो अब 5 जनवरी के बाद 6 जनवरी को 10 यूनिट फिर इश्यूज हो रहे हैं, 10 यूनिट फिर सेल आउट हो रहे हैं। अब ये देखो कि 1 जनवरी वाले कितने यूनिट्स आपके पास पड़े हुए होंगे? 5 यूनिट, क्योंकि 5 जनवरी को आपने 5 यूनिट इशू कर दिए होंगे। अब 1 जनवरी वाले आपके पास 5 यूनिट पड़े हुए हैं, वो इशू कर रहा है 10 यूनिट। बाकी 5 यूनिट वो 2 जनवरी वाले इशू करेगा, 15 यूनिट, 200 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इशू करेगा। समझ आ गई बेटे? अब हम यहाँ पे देखते हैं 6 जनवरी को। देखो, 6 जनवरी को 10 यूनिट वो इशू कर रहा है। इशू यूनिट कितने हो रहे हैं? 10 यूनिट। अब देखो, 150 रुपये रेट वाले वो इशू करेगा। इधर देखो, ये 5 यूनिट बचे हुए हैं 150 रुपये के हिसाब वाले, रेट वाले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये 0,150। अब ये 5 रुपये रेट वाले जीरो जो है आइटम बचा हुआ है। ठीक है बेटे, ऊपर 5 बचे हुए थे, अब इशू हो गए तो अब जीरो बचे हुए हैं। तो 0,150 इट मीन्स कि ये जीरो पड़े हुए हैं। ये यहाँ पे देखो, 5 यूनिट फिर इशू कर दिए। 5 यूनिट 5 जनवरी को इशू किए थे 150 रुपये रेट वाले। 5 यूनिट जो है वो 150 रुपये रेट वाले 6 जनवरी को इशू कर रहे हैं। 6 जनवरी को दरअसल वो 10 यूनिट इशू कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि 5 यूनिट 150 रुपये रेट वाले पीछे पड़े हुए थे, तो हम क्योंकि फैफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फैफो मेथड में जो यूनिट हमारे पास फर्स्ट इन होते हैं, तो फर्स्ट इन वाले 5 यूनिट 150 रुपये रेट वाले हमने इशू किए हैं। तो 5,150, 750 के ये इशू हो गए। अब 5 यूनिट जो है हम 200 रुपये के हिसाब के रेट वाले हम इशू करेंगे। तो ये देखो, ये हम 2 जनवरी को हमने 15 यूनिट परचेज किए 200 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो इसमें से हम 5,200 कर लेंगे। ये देखो, 5,200, ये हो गया 1,000। तो 750 और 1,000, 1,750 रुपये के यूनिट इशू कर दिए गए। ठीक है, जिसमें 5 यूनिट का रेट 150 रुपये के हिसाब से बना। 5 यूनिट का जो पर यूनिट रेट था वो 200 रुपये था। तो अब यहाँ पे देखो, अब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, यानी कि बाकी स्टॉक कितने अमाउंट का बचा हुआ होगा। तो 150 रुपये पर यूनिट वाले जीरो आइटम पड़े हुए हैं, ये तो जीरो हो गए। अब 10 यूनिट पड़े हुए हैं 200 रुपये रेट वाले। टोटल तो पहले थे 15 यूनिट, इधर देखो 15 यूनिट थे 200 रुपये रेट वाले। अब 5 यूनिट 6 जनवरी को इशू हो गए इसमें से भी। तो अब बाकी रिमेनिंग यूनिट जो है 200 रुपये पर यूनिट वाले, वो 10 यूनिट बचे हुए हैं। तो ये 2,000। तो जीरो जमा 2,000 करो, तो अब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 2,000 की है। यानी कि 2,000 का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, जिसमें 150 रुपये पर यूनिट रेट वाला जीरो आइटम पड़ा हुआ है। यानी कि ये सारे खत्म हो गए, इशू हो गए, सेल आउट हो गए। 10 रुपये पर यूनिट वाले इशू, ये जो है 200 रुपये पर यूनिट वाले 10 आइटम अभी भी पड़े हुए हैं। तो 10,200 करो 2,000 के। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बेटे? बेटे यहाँ तक सबको clear है?
ठीक है बेटे, अब देखो ना, हमारे पास पहले हमने जो है ना, हमारे पास 10 यूनिट थे 150 रुपए वाले। 5 जनवरी को हमने 5 यूनिट इशू कर दिए थे, तो 10 में से 5 अभी भी बचे हुए होंगे 150 वाले। ठीक है, अब हम 6 जनवरी को हम 10 यूनिट इशू कर रहे हैं। ये देखो, ये 6 जनवरी को ऊपर देखो, ये 10 यूनिट हम इशू कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो अब क्योंकि हम फाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले हमारे पास ये 10 यूनिट 150 रुपए वाले आए थे, इसमें से हमने 5 तो इशू कर दिए थे, अभी भी इस रेट वाले 5 यूनिट तो पड़े हुए हैं, तो लिहाजा 5 यूनिट हम 150 रुपए रेट वाले इशू करेंगे। बाकी जो 5 यूनिट है, हम 2 जनवरी में जो 15 यूनिट हमने 200 रुपए के हिसाब से लिए थे, तो 5 यूनिट इधर से इशू कर लेंगे, उसका रेट 200 रुपए पर यूनिट है। तो अब 10 यूनिट हमारे जो है यहाँ पे टोटल इस तरह इशू हो जाएंगे। 5 यूनिट 150 रुपए के रेट से, 5 यूनिट 200 रुपए के रेट से। समझ आ गई बेटे? तो अब, हाँ, अब वापस आ जाओ, आप देखो, आप देखो, 5 तारीख 6 तारीख तक हिसाब क्लियर हो गया। अब इधर 15 जनवरी है, लेकिन हम 10 जनवरी को फिर हम यूनिट परचेज कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। कितने यूनिट रिसीव कर रहे हैं? 20 यूनिट। किस रेट से? 210 रुपए पर यूनिट के। अब नए यूनिट हमने रिसीव किए, तो हम रिसीट साइड पे इसके लिखेंगे। जी बेटे। जी जी, इशू करना है बिल्कुल उसी, हाँ, उसी के हिसाब से आगे इशू करना है। नहीं 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 नहीं, रूल है ना, मैंने कहा था 3 तरीके हैं स्टॉक की वैल्यूएशन का अंदाजा लगाना या स्टॉक वैल्यूएशन मालूम करना। हमारा टॉपिक है स्टॉक वैल्यूएशन। अब फर्ज, अब हमने ये देखना है हम किस तरीके से स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं, फाइफो मेथड से, लाइफो मेथड से, या वेटेड एवरेज मेथड से। अब हम पहला तरीका पढ़ रहे हैं, फाइफो मेथड। पहले से हमने ये तरीका फिक्स होता है बिल्कुल। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो कोई रिमूव नहीं कर सकता बेटे, सिग्नल का इशू होगा। देखो, यहाँ पे रिमूव वो बच्चा कर सकता है जो यहाँ पे अटेंडीज ना हो, बल्कि प्रेजेंटर हो। अब आप किसी को भी रिमूव नहीं कर सकते। अब्दुल गफार, किसी को रिमूव तुम करके दिखा दो। तो बस, जब आप किसी को रिमूव नहीं कर सकते, तो इसी तरह आपको भी कोई रिमूव नहीं कर सकता। ये देखो, यहाँ पे सारे के सारे 31 अटेंडीज हैं। अगर यहाँ पे कोई एक भी प्रेजेंटर होता, तो मैं आपको बता देता कि इस बच्चे ने आपको रिमूव किया है। ठीक है। अब अली का भी मैसेज आया, वो कहता है किसी ने मुझे म्यूट पे लगा दिया है। बेटे, किसी ने आपको म्यूट पे नहीं लगाया, बल्कि आपने खुद को खुद म्यूट पे लगा दिया है। अगर यहाँ पे कोई प्रेजेंटर होता, तो वो कर सकता है ये काम। ठीक है बेटे। तो अगर कोई प्रेजेंटर होता, तो वो आपके साथ ये काम कर सकता है, लाजमी सी बात है। आ ऐसे कोई नहीं कर सकता। तो चले हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा बेटे, अब 10 जनवरी को फिर 20 यूनिट परचेज किए या रिसीट किए, 210 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो हम इधर आ जाते हैं फिर। देखो, अब इस डेट को, 10 डेट को कोई यूनिट इशू नहीं हो रहा, सिर्फ रिसीट हो रहा है, तो हम इस कॉलम में सिर्फ लिखेंगे, ये कॉलम फिलहाल खाली छोड़ देंगे हम। ठीक है बेटे। अब देखो, 20,210, ये 4200 के यूनिट रिसीट हो गए। अब यहाँ पे हम स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे। देखो, स्टॉक वैल्यूएशन में आपने 10,200 वाले ये लिखना है, 10,200 लिखना है। इससे ये पता चलता है कि 10 यूनिट किस रेट वाले पड़े हैं। वो 200 रुपये पर यूनिट वाले पड़े हैं, तो 2000 के पहले पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आके हमने 20 यूनिट और लिए 210 रुपये के हिसाब से, तो 20,210 ये ऐसे लिख लेंगे। 4200 के ये आ जाएंगे। अब 2000 और 4200, ये 6200 की स्टॉक वैल्यूएशन है। अब देखो, अब क्या स्टॉक वैल्यूएशन का रेट बढ़ गया है, यानी कि अब आपके पास ज्यादा वैल्यू का स्टॉक पड़ा हुआ है। 6200 का स्टॉक पड़ा हुआ है, जबकि इससे एक डेट ऊपर 6 तारीख तक आपके पास 2000 का स्टॉक पड़ा था। अब 6200 का स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है बेटे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेट को क्या हो रहा है।
देखो 10 डेट के बाद अब आ जाती है 15 जनवरी। 15 जनवरी को 15 यूनिट इशू हो रहे हैं। 15 जनवरी को कितने यूनिट इशू हो रहे हैं? 15 यूनिट। अब याद रखना इधर 15 यूनिट में से 5 यूनिट हम ऑलरेडी जो है ना 6 जनवरी को इशू कर चुके हैं। इधर कितने यूनिट बाकी बचे हुए होंगे 200 रुपये हिसाब, 200 रुपये रेट के हिसाब से? 10 यूनिट बचे हुए हैं, 10 होंगे। ठीक है। अब 10 जनवरी को हमने 20 रुपए के हिसाब से 210 ये 20 यूनिट लिए थे 210 के हिसाब से। तो 210 रेट वाले कितने यूनिट, 200 210 रेट वाले कितने यूनिट हम इश्यू करेंगे? मेरा सवाल है। हाँ बिल्कुल, पुराना पुराना माल हम बेचते जाएंगे ना, पहले हमने पुराना बेचना है, हमने असूल बना लिया है कि पुराना माल हम पहले बेचते जाएंगे। ठीक है, पुराना माल हम पहले बेचते जाएंगे, ये हमने असूल बना लिया है। ठीक है। जिस तरह बेटे पेरिशेबल गुड्स होती हैं जो ज्यादा अरसे तक चलती ही नहीं है, फर्ज कर लेते हैं टमाटर है। बेटे होप्स हो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आप कहती हैं तो मैं आपको ये बात जो है ना एक दफ़ा रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है बेटे। बेटे हम यून जो है हम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं फर्स्ट फाइफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो यूनिट हम पहले खरीदेंगे उसको हम पहले बेचेंगे, यानी कि हमारे पास जो पुराना आइटम पड़ा होगा हम उसको पहले बेच देंगे। ठीक है। तो फाइफो मेथड जो है हम इस तरह उसका जो है ना ये फॉर्मेट बनता है। ऊपर आप लिखेंगे फाइफो मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, इधर आप डेट लिखते हैं, इधर आप रिसीट लिखते हैं। ठीक है, इधर आप इश्यूज लिखते हैं, इधर आप वैल्यू ऑफ स्टॉक लिखते हैं। तो आपने इसी तरह जो है इसका फॉर्मेट बना लेना है, उसके 4 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम डेट वाला, दूसरा कॉलम रिसीट वाला, रिसीट या परचेज वाला। ठीक है बेटे, रिसीट या परचेज वाला। तीसरा कॉलम आपका इश्यूज या सेल वाला। चौथा कॉलम आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक वाला। डेट, जिस डेट को आपने खरीदा है या बेचा है वो इस डेट को आप इधर लिखते जाएंगे, ये सारी डेट्स इधर लिखते जाएंगे। अब अगर आपने सिर्फ किसी डेट को आपने सिर्फ रिसीट किया है तो वो रिसीट वाले आप इधर लिखेंगे। इशू अगर उस डेट को कोई नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। ऐसा भी हो सकता है सेम डेट को आप रिसीट भी कर रहे हो इशू भी कर रहे हो, पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज इस सवाल में उसने ये नहीं दिखाया। ठीक है, तो आप इसको फिलहाल छोड़ देंगे। पॉसिबल तो है कि सेम डेट को आप परचेज भी करें इशू भी करें। तो हाँ, ठीक है बेटे। अब इशू वाला जो आप सेल करेंगे इधर लिखेंगे। रेट आपको देखो यहाँ से भी आप रेट वेरीफाई कर लेते हैं। किस रेट से? 10 यूनिट लिए 150 रुपये पर यूनिट, 1500 के। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 10,000 150, 1500 आ गई। फिर 15 यूनिट लिए 2 तारीख को 200 रुपये के हिसाब से 3,000 के ये आ गए। अब ऊपर वाले उसी तरह लिख लेंगे। 10,000 150, 1500 का ये वैल्यू ऑफ स्टॉक पड़ा हुआ है। 15,200, 3,000 का ये टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक 4500 हो गई। 5 तारीख को, अब देखो सिर्फ इशू वाले कॉलम में, इट मीन्स कि आपने 5 तारीख को यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 5 जनवरी को आप यूनिट इशू कर रहे हैं। कितने यूनिट? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट इशू कर रहे हैं तो आपके पास पहले यूनिट 10 यूनिट थे 150 रुपये वाले। अब इसी रेट से आप इसको इशू कर देंगे तो ये 750 के आ जाएंगे। ऊपर देखो ये 10 यूनिट पड़े हुए थे, अब यहाँ पे 5 बच गए हैं। तो 5,000 150, 750 के पड़े हुए हैं। ये 15 यूनिट उसी तरह पड़े हुए हैं तो इसको आप 15,200 करोगे 3,000 के आ जाएंगे। 3,000 जमा 750, 3,750 का आ गया। फिर 6 जनवरी को क्या हुआ? इधर देखो, पहली तारीख का मामला हल हो गया, 2 का हो गया, 5 का हो गया। अब 6 तारीख को फिर जो है 10 यूनिट फिर इशू कर रहे हैं, यानी कि फिर बेच रहा है। तो किस रेट से वो भी हम देख लेते हैं।
لیپ ٹاپ کی بیٹری آف ہو گئی تھی، میں نے کہا جلدی سے میں اس کو چارجنگ پہ لگا دوں. تو بیٹے 6 تاریخ کو، ہاں 6 تاریخ کو وہ 10 یونٹ ایشو کر رہا ہے. ادھر دیکھو یہ 6 تاریخ کو 10 یونٹ وہ ایشو کر رہا ہے. تو اب کیونکہ فائفو میتھڈ ہے تو پہلے 5 یونٹ اس ریٹ سے 150 روپے کے ریٹ سے ہم ایشو کر چکے ہیں. تو ادھر سے جو 5 یونٹ بچے ہوئے ہیں تو ہم یہ ادھر سے 5 یونٹ کا ریٹ لگا دیں گے. تو جہاں پہ یہ ریٹ لگ گیا 5 ضرب 150 750 کے یہ آ گئے. اب 5 یونٹ ہم ان 15 یونٹ میں سے اٹھائیں گے جن کا ریٹ تھا 200 روپے. تو 200 ضرب آپ کر دیں گے کتنا 5. تو یہ بیٹے کتنا بن جائے گا، یہ بن جائے گا 1000. تو 750 کے یہ 1000 کی یہ ٹوٹل 1750 کے یونٹ سیل ہو گئے یا ایشوز ہو گئے. اب ادھر 0 ضرب 150 سے مراد یہ ہے کہ 150 روپے پر یونٹ والے جو یونٹ سے وہ زیرو بچ گئے ہیں تو ادھر ہم زیرو لکھ دیں گے. اب ان 200 روپے پر یونٹ والے 15 یونٹ میں سے ہمارے پاس اب بھی 10 یونٹ بچے ہوئے ہیں. تو 10,200 یہ 2000. تو ٹوٹل ویلیو آف سٹاک یہاں پہ 2000 ہو گئی. 6 تاریخ تک سب کو کلیئر ہو گیا. اب دیکھو 6 تاریخ کے بعد بات آ رہی ہے 10 جنوری پہ. 10 جنوری کو پھر وہ پرچیز کر رہا ہے 20 یونٹ. کس ریٹ پہ 210 روپے پر یونٹ کے حساب سے وہ پرچیز کر رہا ہے. تو 210 روپے پر یونٹ کے حساب سے جو وہ پرچیز کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ کیسے لکھیں گے، یہاں پہ دیکھو 10 جنوری میں آپ لوگ لکھیں گے پرچیز یہ ریسیٹ سائٹ پہ. تو 20,210 4200 ٹھیک ہے. تو ادھر آپ ویلیو آف سٹاک میں 10,200 وہ اسی طرح لکھیں گے 2000. پھر 20,210 4200 کے یہ آ گئے. اس کا مطلب ہے 10 یونٹ آپ کے پاس 200 روپے ریٹ والے پڑے ہوئے ہیں، 20 یونٹ آپ کے پاس 210 روپے ریٹ والے پڑے ہوئے ہیں. تو 2000 کے 10 یونٹ پڑے ہوئے ہیں جن کا ریٹ 200 روپے ہے. 20 یونٹ آپ کے پاس 210 روپے ریٹ والے پڑے ہوئے ہیں جن کی قیمت 4200 ہے. تو ان دونوں کو جمع کرو 6200 کا آپ کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے. اب آپ آ جاتے ہیں واپس 15 جنوری کو. 15 جنوری کو کیا ہو رہا ہے، آپ 15 یونٹ ایشو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو 15 یونٹ آپ ایشو کر رہے ہیں. تو ان یونٹس میں سے دیکھو آپ 5 یونٹ ایشو کر چکے ہیں تو اس میں سے 10 یونٹ آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں. تو 10 یونٹ کیسے، ورنہ آپ ادھر سے دیکھ لیا کرو. دیکھو یہ ادھر سے دیکھو، ادھر سے 10,200 سے مراد یہ ہے کہ 10 یونٹ آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے دیکھو 15 یونٹ تھے، 6 تاریخ کو آ کے آپ کے پاس 10 یونٹ بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 5 یونٹ ادھر سے آپ نے ایشو کر دیے ہیں. 5 یونٹ یہ دیکھو ادھر سے ایشو کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس 10 بچے ہوئے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ 15 جنوری کو 20 یونٹ ایشو کر رہے ہیں، 15 یونٹ ایشو کر رہے ہیں. بلکہ یہ دیکھو یہ یہاں پہ آپ 15 جنوری کو 15 یونٹ ایشو کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس جو 200 روپے پر یونٹ ریٹ والے جو ایٹم ہے وہ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں 10 یونٹ. تو یہاں پہ 10,200 کرو گے 2000 یہ آ جائے گا. 2000 کے 200 روپے پر یونٹ ریٹ والے آپ ادھر سے ایشو کرو گے. 5 یونٹ آپ ایشو کرو گے کس تاریخ والے، یہ آپ ایشو کر دو گے جو ہے یہ 210 روپے پر یونٹ والے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کے پاس پریویس ڈیٹ والے جو ہیں وہ صرف آپ کے پاس 10 یونٹ پڑے ہوئے تھے. جو 10 بچے ہوئے تھے وہ سارے ایشو کر دیے. اب کیونکہ آپ نے 15 یونٹ بیچے ہیں تو 5 یونٹ آپ 20 یونٹ میں سے یعنی کہ 210 روپے پر یونٹ والے حساب سے ایشو کرو گے. تو اب 5,210 تو یہ 1050 کے ہو جائیں گے. یعنی کہ 15 جنوری کو آپ نے یونٹ ایشو کیے 10 یونٹ 200 روپے پر یونٹ والے ایشو کیے 2000 کے. 5 یونٹ آپ کے 210 روپے ریٹ والے آپ نے ایشو کیے جو بنتے ہیں 1050 روپے والے. تو ٹوٹل جو یونٹ ہیں آپ کے 3,050 روپے والے آپ کے ایشوز ہو چکے ہیں. اب ویلیویشن آف سٹاک میں آپ 200 روپے پر یونٹ والے آپ کے پاس صفر بچ گئے ہیں کیونکہ اوپر آپ کے پاس 10 یونٹ بچے ہوئے تھے. 15 جنوری کو آپ نے 15 یونٹ ایشو کیے تو 10 یونٹ ادھر سے ایشو کر دیے. اب 200 روپے پر یونٹ والے اب آپ کے پاس لہٰذا زیرو بچ چکے ہیں. ادھر آپ کے پاس جو ہے وہ 20 یونٹ تھے 210 روپے ریٹ والے. اب 5 یونٹ آپ نے 15 جنوری کو ادھر سے ایشو کیے
तो 20 में से 5 चले जाए तो इधर आपके पास 15 यूनिट 210 रुपये रेट वाले अभी भी पड़े हुए हैं। तो 0 जमा 3150 करो, 15,210 करो तो 3150 रुपये बनता है। तो 0 जमा 3150 करो तो अब आपके पास वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है वो 3150 रुपये ही बची हुई है। बेटे यहाँ तक सबको समझ आ गया है? किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। होप सो के यहाँ तक सबको क्लियर होगी। हाँ जी बेटे। आप क्या कहना चाह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रहे हो। बेटे देखो कीमतें जो रिसीट वाली होती हैं इशू के वक्त भी कीमतें चेंज नहीं होती, कीमतें तो वही रहती हैं। समझ आ रही है मेरी बात, नहीं समझ आ रही? देखो बेटे, आप कह रहे हो कि रिसीट वाली जो है वो पर यूनिट कास्ट के हिसाब से उसका रेट दिया गया है, इशू का रेट नहीं दिया गया। तो देखो जो रेट रिसीट वाला है वही रेट इशू वाला है, इशू वाला रेट भी वही है, रिसीट वाला रेट भी वही है। तो रेट चेंज ही नहीं हुआ जब। समझ आ गई बेटे? तो जिस रेट से आप रिसीव करेंगे उसी रेट से आप इशू भी कर रहे हैं। क्लियर हो गया बेटे? बेटे रेट वो चेंज नहीं कर सकता, फाइफो मेथड में रेट चेंज करने का उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। बेटे किसी का कोई और सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज हमारे पास जो है वो मेरे ख्याल से 2 मिनट बचे हैं आपके लेक्चर एंड होने में। तो बहरहाल अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। बेटे मैं इंशाल्लाह लाजमी कोशिश करूंगा, अगर अगर ये जो है इसकी वॉइस वगैरह, ठीक है, अगर इसकी वॉइस वगैरह सही है, हर चीज़ ओके है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाजमी अपलोड कर दूँ। ठीक है, क्योंकि एक बच्चा कह रहा था कि सर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं बाद में लेक्चर देख लूँ। उसमें मैंने आपको पहले बताया कि इस लेक्चर में ये हो सकता है कि जब मैं लेक्चर अपलोड करूँ तो आपके सवाल शायद जो है वो इसमें सुनाई ना दे रहे हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ तो वो नज़र आ रहा होगा। लेकिन आप समझ जाना जो आपने सवाल किए हैं मैं उनके जवाब भी दे रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे हैरान हो जाएं कि ये सर किस से बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी आवाज़ उधर मुझ तक ना पहुँच रही हो जो आप सवाल कर रहे हैं। ठीक है बेटे? हाँ मैंने स्क्रीन बेट नहीं लाजमी बेटे, मेरे ख्याल से आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। बहरहाल वो जब वीडियो अपलोड होगी आप देख लेना। बेटे किसी का कोई और सवाल है? ठीक, अदरवाइज हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। बाकी आप लोग अपनी असाइनमेंट्स को एम एस टीम पे ही अपलोड करना, एम एस टीम से हट के आपने असाइनमेंट अपलोड नहीं करनी। एक दफ़ा आपको फिर भी मैं तरीका बता देता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करना है। तो सबसे पहले आप लोग आ जाएंगे अपनी एम एस टीम पे। तो इधर आप लोग एम एस टीम पे आप आएंगे, इसको आप ओपन करेंगे। तो मैं इसको कैसे मिनिमाइज करूँ?
यहाँ पे सबसे पहले आप आ जाएंगे, ठीक है बेटे। तो जैसे ही आप इधर आएंगे तो ऊपर ऊपर आप लोग देख लेंगे, अगर मैंने कोई असाइनमेंट दी है तो इस तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप असाइनमेंट नंबर 1, ड्यू डेट December 20। तो यहाँ पे आप आएंगे, व्यू असाइनमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे आप व्यू असाइनमेंट करेंगे। देखो ये मुझे तो इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको इस तरह दिखाई दे रहा होगा। ये मैं स्टूडेंट व्यू कर देता हूँ, आपको इस तरह दिखाई दे रहा होगा, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखा होगा ऐड वर्क, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट वर्क, आपके पास यहाँ पे लिखा होगा ऐड वर्क। तो आपने यहाँ पे ऐड वर्क पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग ऐड वर्क पे क्लिक करेंगे, आगे वाला मेथड वही है, जब आप व्हाट्सएप पे कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, या कोई आप वीडियो शेयर करते हैं। तो अब आपने वो जो जो असाइनमेंट आपने सेव की हुई है, वो असाइनमेंट आपने ढूंढनी है। बेहतर ये है कि मेरी वीडियो वो वाली देख लें, आपके हाउ टू स्कैन बुक्स एंड कन्वर्ट इनटू पीडीएफ, ठीक है। तो आपके पास वो फाइल पहले स्कैन हो, उस फाइल का आप नेम रख लें। अगर आपने पहले नेम नहीं रखा हुआ तो उसको रीनेम कर लें, कोई नेम लिख लें, ताकि जब आप यहाँ पे ऐड वर्क करें तो उसमें डॉक्यूमेंट्स में जाके आप उस जो है फाइल को आप जो है क्या कर लें, सर्च कर लें। अगर उस फाइल को आप सर्च कर लेंगे तो वो फाइल ऊपर ऊपर आ जाएगी। इस तरह आपके पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उनमें उन डॉक्यूमेंट्स में से आपको ढूंढने में थोड़ा मसला पेश आ सकता है, ठीक है बेटे। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग उसको क्या कर लें, आप उस फाइल को रीनेम कर लें, उसका नाम रख लें, फिर आपको आसानी से मिल जाएगी। ऐड वर्क पे क्लिक करके उस फाइल को क्लिक करके उसको अपलोड कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, तो आपकी असाइनमेंट जो है वो मुझ तक पहुंच चुकी होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स की जो है वो असाइनमेंट मुझ तक अब तक पहुंची है। तो अभी तक किसने जो है अपनी असाइनमेंट अपलोड नहीं की, ये देखो वो कहते हैं नो वर्क अटैच, ठीक है। चलें ये देख लेते हैं। आमिर अशरफ, हाँ आमिर अशरफ, देखो आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, आपकी असाइनमेंट अपलोड हो चुकी है, ठीक है। वैसे मैंने कहा था कि आपने इसको कोशिश करनी है कि आपने बाई हैंड लिखनी है, फिर उसको स्कैन करके फिर आपने पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पे देखो आपने जो है वो एमएस वर्ड फाइल में अपलोड कर दी। जी बेटे, हाँ ये एमसीए बेटे, यही वजह है ना कि उसने रीनेम नहीं किया हुआ। हाँ बेटे, ये नेस्टेड लूप असाइनमेंट नंबर 1, ये बेटे आपने इसको रीनेम नहीं किया था, आपने गलती से, ये देखो ये आपने गलती से और फाइल अपलोड कर दी। आप देखो, देख लो ना, मैं आपको लाइव जो है आपके जो अमाल नाम है आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कितना आप नॉन सीरियस बच्चे हैं। तो इसने भी अपलोड नहीं की हुई। उसके बाद ये आसिफ, ठीक है, वो मेरी वीडियो लाजमी देख लेना, ताकि किसी को फिर भी, हाँ ताकि किसी को फिर से भी अगर समझ नहीं आ रही तो वो मुझसे फिर समझ लेगा। कमेंट्स लाजमी करना, अगर और भी कोई आपके इश्यूज है तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर कोई और वीडियो भी अपलोड कर दिया करूँगा। तो उम्मीद काफ़ी आज का लेक्चर सबको समझ आया होगा। आप लोग अपनी असाइनमेंट जो है वो विद इन जो है वो ड्यू डेट आपने अपलोड कर देनी है। आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।